हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतिहास का देखेंगे। हमने आपको 1 से 5 तक पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। जाके चैनल पेज में आप लोग क्लिक करके और वीडियो में क्लिक करके आप लोग वो वीडियो को देख लीजिए। 1 से 5 तक उसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप लोग अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करे तो कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। और आप लोग अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको हम केवल केवल आंसर दिखाएंगे। ये प्रश्न क्रमांक आपका 1 का उत्तर है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 में पहला हो जाएगा हड़प्पा मोहर, दूसरा में बौद्ध धर्म, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा कबीर ने, पांचवा लाहौर अधिवेशन, छठवा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, ठीक है। दूसरा में आपका पहला हो जाएगा मोर, दूसरा हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, तीसरा हो जाएगा खेरी, चौथा नायक सॉरी तीसरा VS सुकतांकर, चौथा खेरी, पांचवा नायक, छठवा इस्तेमारी, सातवां लॉर्ड विलेजली, ठीक है। चलिए आपका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, जो आपका रहता है मैच द कॉलम, मतलब क्या कह सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। पहला आपका नंदवंश, उसका हो जाएगा महापद्म, क्या हो जाएगा महापद्म, ठीक है। और दूसरा कुषाण राजा देवपुत्र को कहा जाता था। रिहला जो है वो इब्न बतूता की रचना है। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसिस वर्नियर द्वारा लिखित गई है, ठीक है। मिल्कियत जो व्यक्तिगत जमीन होती है उसे कहते हैं। हासिल जो है वसूल की गई रकम को कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, मतलब सॉरी 4 का उत्तर। 4 क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो आपको बता दें वृषभ की, बैल की, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जो जन्म की कथाएं हैं वो किस में संकलित है? तो जातक कथाओं में, ठीक है। अगला क्या है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्म के द्वारा। चौथा आपका हो जाएगा कल्याण मैकेंजी, पांचवा बटाईदार, छठवा साहूकार, सातवां पूना पैक्ट, ठीक है। आपका जो सत्ता आता है, पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा जो है आपका हो जाएगा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा अभी तक हमें नहीं मिला है, छठवा जो है वो आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे छठवा देख लेते हैं। छठवा प्रश्न आपका क्या था कि बाटों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों से क्या अभिप्राय? तो वस्तुओं को तौलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता था उसे बाट कहते थे। बाट एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 आपका क्या है? प्रश्न आपका क्या है, किताब उल हिंद में वर्णित विषयों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका 7वां है। तो 7वां का उत्तर देख लेते हैं आपका। अरबी में लिखी गई अरब अल बरूनी की जो कृति है किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। इस ग्रंथ में धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं तथा सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 8, कबीरदास की वाणी जो है किन परिपाटियों में संकलित है? तो आपका पहला हो जाएगा कबीर बीजक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कबीर ग्रंथावली, तीसरा हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 9वां देख लेते हैं। 9वां क्या है, हम्पी के जो भग्नावशेष है वो कब और किसके द्वारा लाए गए, ठीक है। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉर्नेल मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 10वां क्या कहता है, मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था या प्रथा वही है। तो 18वीं शताब्दी में लोहारों, बढ़ई और सुनार जैसे शिल्पियों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक मजदूरी और खाने के लिए नकदी देने की जमींदारों द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था को है वो जजमानी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 11 क्या है, संथाल विद्रोह कब और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। संथाल विद्रोह कब और किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह सन 1855-56 में हुआ। इसका नेतृत्व 2 सगे भाइयों सीदो और कान्हू द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में 2 कारण। तो 1857 का जो एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में कारण निम्नलिखित है। अंग्रेज के जो अपने वैश्विक शासन, दुष्चरित तथा उनकी कूटनीतियों के कारण सभी भारतीय संतुष्ट थे। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के समूची भारतीय जनता तंग आ गई।
इन्होंने भारत के परंपरागत ढांचे को नष्ट कर दिया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 जो है अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, उस पर जो है संशोधन चल रहा है। ठीक है, जैसे हमें मिलेगा हम आप लोग को बता देंगे, इसलिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर देखते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति का क्या कार्य था? तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का कार्य संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, विचार विमर्श करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का आपका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है आपका कि संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से क्या आशय है? ठीक है, संविधान में जो वर्णित समवर्ती सूची है उससे क्या आशय है? तो संविधान में वर्णित समवर्ती सूची भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, एक सूची संघ सूची है, दूसरी सूची राज्य सूची है तथा तीसरी सूची समवर्ती सूची है। इस सूची में 47 विषय हैं। इसमें विवाह, तलाक, दंड विधि, दीवानी, कानून, न्याय, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा छापाखाने, आर्थिक सामाजिक योजना, कारखाने इत्यादि आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका जो है 16 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो 16 आपका है, महाभारत का जो विकास है संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो पाया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की जो मुख्य कथा की अनेक पूरा व्याख्याएँ की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की, इसलिए महाभारत को एक गतिशील या प्रगतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका क्या है? प्रश्न क्रमांक अगला है 17वां। जो अमरावती का स्तूप है वो क्या नष्ट हो गया? और जैन धर्म की प्रमुख 3 विशेषताएं। तो हम जैन धर्म की विशेषताएं लिखेंगे क्योंकि वो सरल है। ठीक है, तो जैन धर्म की विशेषताएं में क्या क्या आता है? पहला आता है कर्म प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। तो जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म का पुनर्जन्म के साथ सीधा संबंध है। ठीक है, दूसरा क्या है? त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। ये त्रिरत्न निम्नलिखित हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, पंच महाव्रत। महावीर ने जैनियों को 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। महावीर के 5 महाव्रत निम्नलिखित थे। पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। प्रश्न क्रमांक आपका क्या है? 18 नंबर प्रश्न आपका आता है। प्रश्न क्रमांक 18 आपका क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। तो अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इच्छा प्रणाली जैसी ही थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूली करते थे। अमरनायक राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हथियारों के दल के रखरखाव के लिए अपने आसपास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। अमरनायक राजा को एक वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। ठीक है, चलिए आपका देख लेते प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है, 19 आपका प्रश्न कहता है अवध में जो विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार, जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? तो अवध में जो विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ और यह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। किसानों, तालुकदार और जमींदारों इसमें भाग लिया। अवध में विद्रोह का जो सूत्रपात लखनऊ से हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। बेगम ने 4 जून 1857 ईस्वी को अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिश कादर को अवध का नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने बेगम की मदद की। विद्रोहियों ने असीम वीरता का परिचय देते हुए 1 जुलाई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेरा डाल दिया और शीघ्र ही संपूर्ण अवध में क्रांतिकारियों की पताका फहराने लगी। अवध में विद्रोह के व्यापक प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि
इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, तल्लुकदारों, किसानों तथा सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया गया था। ठीक है, अगला क्या है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 20 आता है। अथवा है आपका, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा। तो अशोक का धम्म जो क्या था, तो कलिंग युद्ध में जो भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया, परंतु उसने अपनी प्रजा को जिस धर्म का पालन करने का निर्देश दिया वही अशोक का धम्म कहलाता है। ठीक है, अशोक के धम्म के जो मूल सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है अपव्ययता, दूसरा अपमांडता, तीसरा ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, चौथा पितृ सेवा, पांचवा सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, आपका जो प्रश्न क्रमांक आता है 21, तो अलवार, नैनार और वीरशैवों से ने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये आपका कुछ उत्तर इस प्रकार रहा। अलवार और नेवार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। इन संतों में कुछ तो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। संकलन नली एरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। वीरशैवों ने भी जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पूर्वजों के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वीरशैवों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। इन सब कारणों से ब्राह्मणों के जिन समुदायों के साथ भेदभाव किया वे वीरशैवों के अनुयायी हो गए। वीरशैवों ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग शुरू। चलिए आपका अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 22 का कहता है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको किस कारणों से था। तो असहयोग आंदोलन एक तरह का व्यापक प्रतिरोध निम्न कारणों से था। ठीक है, पहला क्या है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रॉलेट एक जैसे कानून के वापस लिए जाने के लिए जनाक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम था। ठीक है, दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन जो इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे। तीसरा क्या है, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर अपना वैश्विक शासन के प्रति जनता के असहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा क्या आपका, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 23 क्या है, मैप आपको भरना है। तो पहला आपका मेरठ है, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर और चौथा ग्वालियर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो है मैप आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये मेरठ है। ठीक है, मेरठ। दूसरा आपका क्या, ग्वालियर, यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिख रहा है, ये सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे तो आपको यहाँ ग्वालियर आ रहा, झांसी मध्य प्रदेश के एकदम जुटा हुआ है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे झांसी है। ठीक है, और झांसी के जस्ट बगल में यहाँ पे कानपुर है। ठीक है, ऊपर। तो आप लोग को कोई 4 ही करना था, तो 4 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे हम नंबर भी दर्शाए, पहला ग्वालियर, दूसरा कानपुर, तीसरा झांसी, चौथा मेरठ। ठीक है, तो एवरीवन, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम आपको एकदम 100% सही एवं सटीक उत्तर देते हैं, इसमें आपको संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।